आज की क्लास, लास्ट क्लास हम लोग पढ़े हुए थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कंप्लीट हो गया था हम लोगों का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब शुरू करने जा रहे हैं हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मैंने आपको बताया था कि हम शुरू करने वाले हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म से। तो देखो डिफिकल्टी लेवल अब धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। आज के क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम बहुत सारे फैक्ट सीखने वाले हैं। यहाँ पर इतनी सारी लॉजिकल बातें सीखने वाले हैं कि इस कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के मतलब डे टू डे रिलेटेड रहेगा सारी चीजें, कि जैसे हम यूज करते हैं डेली लाइफ में वही है आइसोमेरिज्म में सारी चीजें हम यूज करने वाले हैं बेटा। तो देखो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। फिर सीखेंगे क्यों होता है, यही क्यों होता है, दूसरा क्यों नहीं होता, हर पॉइंट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो शुरू करते हैं। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या कह रहा है? द इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स, यहां ध्यान देंगे हम लोग। ये कह रहा है द इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स। इनफाइनाइट कहने का मतलब इसके कितने स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं। तो याद रखेंगे हम लोग कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के दौरान इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि कितने पॉसिबल हैं बेटा, पॉसिबल पूछा जाए तो इनफाइनाइट बताएंगे, लेकिन पूछा जाए कितने हम बनाएंगे तो हम वही बनाते हैं जो ज्यादा स्टेबल हो या कम स्टेबल हो, बाकी हम स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। एक बात ध्यान रखना, क्या लिखे हैं? द इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स, द इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर्म्स फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फ्री रोटेशन अनरेस्ट्रिक्टेड, थोड़ा सा सही करते जाएंगे, फ्री रोटेशन अनरेस्ट्रिक्टेड अक्रॉस अ सिंगल बॉन्डेड, ठीक है, आर नोन एज कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और रोटामर्स। इसको रोटामर्स भी बोलते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बोलो या रोटामर्स भी बोलो, दोनों एक ही बात है बेटा, ठीक है। आर नोन एज कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और रोटामर्स। दिस फेनोमेना इज नोन एज कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। यह फेनोमेना जो होता है वो हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो पहले इतना हम ध्यान देते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या है। चलो अब देखते हैं। यहाँ देखो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। पहली बात, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कहाँ होगा? तो सिंगल बॉन्डेड सिस्टम में होगा। डबल बॉन्ड या साइक्लिक कंपाउंड, डबल बॉन्ड होने पर हम उसमें कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म नहीं होता है बेटा। जैसे अब देख लो क्यों सिंगल बॉन्ड में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के एक क्रॉस बेटा, ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड के एक क्रॉस रोटेशन फ्री होता है। देखो हम इजीली इसे घुमा पा रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं? आसानी से घुमा सकते हैं। तो आसानी से घुमाकर एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड को बना सकते हैं। जैसे देख लो यहाँ पर अगर हम बात करें इस वाले कंपाउंड से हमें ये वाला कंपाउंड बनाना है, सर कैसे बनाएंगे? देखो इसमें क्या है, व्हाइट बॉल को हमने हाइड्रोजन माना, ठीक है, ये कार्बन है, और देखो ये रेड बॉल जो है ब्रोमीन वो किधर है? सर राइट में है, राइट है ना। देखो ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। तो राइट में रेड बॉल है, इस पर भी देखो राइट में रेड बॉल है, और ब्लू वाले बॉल जो है वो लेफ्ट साइड में है। ब्लू किधर है? लेफ्ट साइड में है। तो अब एक बात को ध्यान देना, यहाँ ये ध्यान देना बेटा। अब देख लो यहाँ ये कंपाउंड हमने बनाया, इससे बनाना है ये वाले कंपाउंड को। देखो ध्यान देना है अच्छे से। ये व्हाइट और इधर क्या है? राइट में रेड, पीछे कौन सा है? ब्लू वाला बॉल। अब इससे हमें बनाना है ये वाला बनाना है। सर ये वाले तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, यहां रेड ऊपर है, कोई नहीं। देखो हमने इसको क्या कर दिया? घुमा दिया, घुमा कर क्या कर लिया? बना लिया। आया समझ में? नहीं आया? देखो फिर से ध्यान देना बेटा। चलो देख लो ये वाला कंपाउंड है, यहां मैं दो एटॉमिक मॉडल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इससे हमें इसको बनाना है तो हम आसानी से बना सकते हैं। कैसे? ये वाला जो कंपाउंड देख रहे हो, हाइड्रोजन ऊपर है, राइट में रेड बॉल है और लेफ्ट में कौन सा है? हमारा क्लोरीन है। सर लेफ्ट में
क्लोरीन है, राइट में ब्रोमीन और लेफ्ट में क्लोरीन है, यानी ब्लू वाला बॉल है। अब हमें क्या बनाना है, इस कंपाउंड से ये वाला कंपाउंड बनाना है सर, ये वाला। अब ध्यान से यहां समझना, देखो ये वाला कंपाउंड है और ये वाला हमें बनाना है, इस वाले कंपाउंड को बनाना है। कैसे बनाएंगे इसको, तो अगर इसको बनाना है हमें, इस कंपाउंड से इसको बनाना है, तो सर इससे इसको बनाना है तो आसान है, कुछ नहीं करो सर, इसको ऐसे घुमा दो, देखो तो घूम गया, बन गया क्या, हाँ बिल्कुल बन गया, देख लो सामने से बिल्कुल बन गया। तो यानी ये वाला कंपाउंड से इसको बनाना था, आसानी से घुमा दिया हमने, ये था, इससे हमने इसको बनाया, कैसे बनाया, रोटेट कर दिया, बन गया, सिंपल सा है। तो अगर इन दोनों को हम रोटेट करके बना पा रहे हैं, इसका मतलब वो कहलाएगा हमारा क्या, ये सिंगल बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन फ्री होता है, तो इजीली हम रोटेट करके इसको बना सकते हैं। अब ये देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहां ध्यान देना, ये डबल बॉन्डेड सिस्टम है। अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, देखो जो व्हाइट बॉल है मैं इसको क्लोरीन मान ले रहा हूं सपोज, और जो रेड बॉल है मैं इसको ब्रोमीन मान ले रहा हूं, ठीक है, यहां मान लेते हैं। तो चलो ये क्लोरीन है और नीचे कौन सा लगा है, ब्रोमीन है, और यहां पर देख लो इसको हम एक बार ये वाला कंपाउंड बना रहे हैं, ये वाले कंपाउंड को हम बनाने जा रहे हैं बेटा, ध्यान देना, ये वाला कंपाउंड है, दिख रहा होगा, हाँ, और यहां पर ये वाला कंपाउंड है, देख लो कैसे, एक बार कैसे सर, ऐसा है कि क्लोरीन, हाँ, व्हाइट वाले बॉल को हम क्या बोल रहे हैं, क्लोरीन, और रेड वाले बॉल को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोमीन। यहाँ देखो व्हाइट वाले बॉल को हम क्या बोल रहे हैं, क्लोरीन, और यहाँ रेड होना चाहिए, ये रेड होगा बेटा, कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है, हाँ, अब देख लो इसको हम यहाँ पर भी कलर चेंज हो गया है, ध्यान देंगे थोड़ा। तो रेड वाले बॉल को हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोमीन, ध्यान देना, ये ब्रोमीन 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 ब्रोमीन, ये व्हाइट, ये ब्लू क्लोरीन, और यहाँ पर भी ये क्या है, क्लोरीन है हमारा। अब देख लो ये वाला कंपाउंड है, ये क्लोरीन ऊपर ब्रोमीन नीचे, सर एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे, एक ब्रोमीन ऊपर एक ब्रोमीन नीचे, यही है ना सर। इस वाले कंपाउंड से ये वाले कंपाउंड बनाना है, आप बनाओ, कैसे बनाओगे, आसानी से सर बना सकते हैं, कैसे, घुमाकर, देखो बेटा नहीं घूम सकता, अगर ज्यादा मैंने फोर्स लगाया तो ये टूट जाएगा, आया समझ में। तो इसका मतलब इस कंपाउंड से हमें ये वाला कंपाउंड बनाना है, तो हम घुमाकर नहीं बना सकते, इसको हमने क्या किया था, घुमाकर रोटेट करके आसानी से बना दिया, जबकि इस वाले कंपाउंड को इससे बनाना था तो हम रोटेट करके नहीं बना सकते, और जब रोटेट करके नहीं बना सकते तो ये बात ध्यान रखना कि उसको हम कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स नहीं होगा बेटा, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन फ्री होता है, उसको घुमाकर बना सकते हैं। ये सिंगल बॉन्ड है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रोटेट करके बना सकते हैं एक दूसरे में, तो इसीलिए ये कहलाएगा हमारा क्या, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, ये होगा कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होगा, और वो नहीं होगा। अब कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होने हुआ कारण क्या था, ड्यू टू, कारण क्या हो है इसका, ड्यू टू फ्री रोटेशन, ड्यू टू फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन अनरेस्ट्रिक्टेड, 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 और ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स नहीं होगा, क्यों, यहां है ड्यू टू फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड, यहां क्या है, फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है बेटा उस वाले में, और इसमें क्या है, फ्री रोटेशन अनरेस्ट्रिक्टेड है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है बाधित होना, तो यहां फ्री रोटेशन क्या है, बाधित नहीं है, जबकि यहां पर फ्री रोटेशन बाधित है, आया समझ में। इसीलिए ये दोनों कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहलाएंगे, जबकि ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स नहीं कहलाएंगे, ध्यान रहेगा। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहां होगा, सिंगल बॉन्ड के क्रॉस, जहां रोटेशन फ्री होता है, आ गया होगा समझ में।
तो उसके अक्रॉस हम क्या करते हैं, ये देखते हैं। और कैसे, एक बार देख लो, यहाँ देखो कैसे सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस रोटेट करता है बेटा। ये वाले कंपाउंड्स देख रहे हो, हाँ यहाँ पर देख लो, ये कंपाउंड के अक्रॉस क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। इस कंपाउंड के अक्रॉस ये क्या हो पा रहा है, रोटेशन हो रहा है। तो इस चीज को आप ध्यान देना। चलो देख लो एक बार, इसे मैं ध्यान देना। तो इस कंपाउंड के क्रॉस क्या कर जा रहा है, ये रोटेट कर जा रहा है, इसीलिए ये ध्यान देना कि ये रोटेट करता है। और यही नहीं बेटा, मैं ये यहां भी रोटेट होगा, जैसे तुम इस कंपाउंड्स में देख पा रहे हो, ये भी रोटेट करता है यहाँ इसके क्रॉस। इस जो सिंगल बॉन्ड यहाँ देख पा रहे हो आप, ये जो सिंगल बॉन्ड आप देख पा रहे हो, इसके क्रॉस भी रोटेशन हो रहा है। तो यहाँ क्या होता है, ये फ्री रोटेशन यहाँ पर क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। अब किसी बच्चे के दिमाग में चल रहा है कि सर आप तो यहीं पर रोटेट कर रहे हो, ये तो रोटेट कर नहीं रहा है, तो हमें कैसे पता, ये रोटेट तो कर नहीं रहा है, कि सर रोटेशन सिर्फ यही होगा क्या? नहीं, मैंने क्या बताया, जितने सिंगल बॉन्ड होंगे ना बेटा, वो सारे के सारे रोटेट करते हैं। तो हम मेनली क्या कर रहे थे कि देख लो, ये कंपाउंड है ना, ये सिंगल बॉन्ड है, तो इसके क्रॉस रोटेशन फ्री है, दिख रहा है क्या? लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हमने किसको रोटेट किया, इस वाले कंपाउंड को, इसको रोटेट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, मोशन में क्या करते हैं, जब एक ऑब्जर्वर होता है तो वो क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं हम, जैसे रोटेट दोनों करेगा, तो एक के पास हम खड़े हैं और इसको ऑब्जर्वर मान रहे हैं, तो दूसरे वाला रोटेट कर रहा है। आया समझ में? फिजिक्स में पढ़ते हैं ना कि जैसे बस भी चल रही है पर उसके अंदर हम बैठे हुए होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हम रेस्ट में हैं और बस मोशन में है, जबकि मोशन में कौन होते हैं, दोनों होते हैं। आया समझ में? तो यहाँ दोनों मोशन में होता है बेटा, लेकिन हम एक को रेस्ट में मान लेते हैं कि ये रेस्ट में है, और इसके रेस्पेक्ट में दूसरे का मोशन को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन ध्यान से करना है। अब चलो देख लो, अगर हम बात करें बेटा, जैसे ये वाला कंपाउंड्स आप देख रहे हो, यहाँ देखो सारे रोटेट कर रहे हैं, ये भी रोटेट कर रहा है, ये भी रोटेट कर रहा है ना। तो रोटेशन एक्चुअल में ऐसा ही होता है, सिंगल बॉन्ड के क्रॉस जो रोटेशन होती है वो एक्चुअल में रोटेशन ऐसा ही होता है बेटा। और ये भी सिंगल बॉन्ड रोटेट कर रहे हैं, देखो आपस में ये जो है, ये भी इसके क्रॉस भी रोटेशन होता है। तो जहां भी सिंगल बॉन्ड होगा वहां रोटेशन होगा। आ गया होगा समझ में? अब आते हैं अपने टॉपिक पे, देख लो यहाँ अगर हम इसकी बात करें, तो अब तुम मुझे ये बता दो कि आखिर सर ठीक है, आपकी बात हम मानते हैं कि सिंगल बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन फ्री होता है और रोटेट कर जाएगा। ठीक है सर, हम आपकी बात मानते हैं कि सिंगल बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन फ्री होता है, तो ये आसानी से रोटेट कर जाएगा। लेकिन अब ये सोचना है कि आखिर ये रोटेट कैसे करेगा, सर क्यों करेगा, पहली बात तो अब तुम बताओ ये क्यों करेगा, कि आखिर सर ये सिंगल बॉन्ड के क्रॉस मानते हैं कि रोटेशन फ्री होता है, रोटेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये रोटेट कैसे करेगा और क्यों करेगा ये रोटेट? यहां तो कंपाउंड्स को बेटा मैं एनर्जी दे रहा हूं ना, देकर क्या कर रहा हूं, इसको रोटेट कर दे रहा हूं। क्या दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं, क्या उन सारे कंपाउंड्स को मैं पकड़ के एनर्जी तो नहीं दे रहा? तो नेचर में वो रोटेट करते हैं। कैसे करते हैं वो रोटेट नेचर में? फिर उनको ये कहां से एनर्जी वगैरह आती है, वो रोटेट कैसे करते हैं? तो इस चीज को हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। जैसे मान लो सपोज यहां ध्यान देना कि जैसे हम बैठे रहते हैं, ये प्योरली लॉजिकल है बेटा। यहां सपोज अब तुम मान लो कि बैठे रहते हैं हम क्लास में या घर पे, अगर टेबल और चेयर हम निकाल कर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद जो कंफर्ट जोन लगता है उस कंफर्ट जोन में हम बैठ जाते हैं। कंफर्ट लगता है तभी तो इस जोन में बैठते हैं, सबसे ज्यादा कंफर्ट लगता है और ऐसे हम बैठ जाते हैं। या जो भी आपको कंफर्टेबल जोन लगता है उस जोन में आप बैठ जाते हो। ठीक है, बैठ जाते हो। सोचो कितने देर तक उस जोन में आप बैठ सकते हैं? सर मैक्सिमम 20 मिनट या आधे घंटे, 1 घंटा, इससे ज्यादा तो आप ऐसे करके नहीं बैठ सकते। फिर क्या करते हो, आप पोजीशंस को चेंज करते हो। आया समझ में? कैसे? अगर क्लासरूम या टेबल लगाकर, अगर चेयर लगाकर हम बैठते हैं तो ऐसे बैठ जाते हैं, कंफर्ट लगता है सर।
फिर उसके बाद क्या करते हो, एक हाथ हटा देते हो, फिर एक ऐसे रहता है, फिर ये भी हटा देते हो, फिर वापस दो, ये रिपीट होते रहता है। अब एज्यूम करो आखिर हम ये रिपीट क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? लॉजिक कुछ दिमाग में आता है, सर दर्द होने लगता है कि ये ऐसे रखे रखे क्या होता है, पेन होने लगता है। बिल्कुल, जिसको आप पेन बोलते हैं, कंपाउंड्स में भी यही काम होता है, इसको स्ट्रेन होने लगता है। जैसे पेन हमें होता है ना कि इसको, जो कोई भी बॉडी बेटा, कोई भी बॉडी अगर ये क्या हो जाए, रेस्ट में चली जाए, तो वहां पर एक स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, जिसको हम स्टैटिक स्ट्रेन बोलते हैं। स्टैटिक पोजीशन में चले जाने पर जो स्ट्रेन लगता है उसको हम स्टैटिक स्ट्रेन बोलते हैं, यानी स्थिर अवस्था में तनाव। स्ट्रेन का मतलब तनाव होता है। रेस्ट में रहने पर हमें क्या कर लेगा, हर बॉडी क्या कर लेता है, हर बॉडी क्या, जैसे ही रेस्ट में हम रखेंगे किसी भी बॉडी को, तो उसमें एक स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, और स्ट्रेन जैसे ही डेवलप हो जाएगा तो हमारी बॉडी क्या चाहेगी, मूवमेंट करना। अगर मूवमेंट हम करना बंद कर देंगे तो इसमें पेन होना शुरू हो जाता है। आया समझ में? तो कंपाउंड्स में भी ऐसा ही होता है। ये कंपाउंड है, ये रोटेट अगर नहीं करेगा ना, अगर ये कंपाउंड रोटेट नहीं करेगा तो इसमें एक स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, जिसको बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेन। आया समझ में? तो स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए ये कंपाउंड रोटेट करता है। और रोटेट जानते हो बेटा, ऐसा नहीं कि रुक जाता है, ये करते रहता है। अगर रुकेगा, रुका तो स्टैटिक स्ट्रेन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद जैसे ही स्ट्रेन लगेगा फिर रोटेट करेगा, फिर रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करते रहता है। आया समझ में? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जैसे ही ये रेस्ट में आएगा तो स्ट्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है, उसको कम करने के लिए ये कंपाउंड रोटेट करते रहता है। सर ठीक है, ये तो आपकी बात हमने मान लिया। क्या आपको ये नहीं दिख रहा है क्या कंपाउंड? इसको भी तो स्टैटिक स्ट्रेन लग रहा है, ये भी तो कंपाउंड है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, यार ध्यान देना। हाँ तुम सही कह रहे हो, सोच रहे हो सही कि हाँ सर इसको भी तो स्ट्रेन लग रहा होगा। हाँ बिल्कुल इसको लग रहा है स्ट्रेन। अब देखो यहां, जब इसको स्ट्रेन लग रहा है तो ये तो रोटेट नहीं कर पा रहा है, ये तो रोटेट नहीं कर पा रहा है, फिर इसका स्ट्रेन कैसे मिनिमाइज होगा? सोचते हैं। हाँ सर ये तो समझ में आया कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड में क्या है कि ये रोटेट आसानी से कर जा रहा है, और ये क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को रोटेट करने के लिए पहले उसका एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। जैसे इसको रोटेट करना है तो रोटेट करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और जैसे ही ये बॉन्ड टूट गया, अब देखो ये आसानी से रोटेट कर जाएगा। है समझ में क्या? अब ये आसानी से रोटेट कर जाएगा। लेकिन डबल बॉन्ड के केस में रोटेशन क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है। तो डबल बॉन्ड के केस में हम इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट नहीं कर सकते हैं। तो सर इसको स्ट्रेन तो लग रहा है। हाँ बिल्कुल लग रहा है। अब आते हैं हम एक पहले अपने पुराने वाले केस पर। अगर सोचो हमने क्या किया, टेबल और चेयर लगाकर और ऐसे बैठ गए, दोनों खंबे लगाकर आराम से। अब सोचो इस पोजीशन में हम क्यों बैठे ऐसे, क्योंकि सबसे कंफर्ट जोन हमें लग रहा था। तो जब ये सबसे कंफर्ट जोन था, इसीलिए तो हम इस पोजीशन में बैठे। आया समझ में? और पोजीशन फिर चेंज करना शुरू किए क्योंकि इसमें पेन होना शुरू हो रहा था। आया समझ में? तो आपने पोजीशन चेंज कर लिया। अब यहां हम एक केस लेते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा एक दोस्त आया और उसने बोला कि अगर तुम जिस पोजीशन में पढ़ने बैठे हो, चेयर और टेबल लगाकर कोई ना कोई पोजीशन में बैठे होगे, जो तुमको सबसे कंफर्ट जोन लग रहा होगा, उस कंफर्ट जोन में तुम बैठे हो। ठीक है। अब उसके बाद तुम्हारा एक दोस्त आया, बोला कि अगर तुमने पोजीशन चेंज किया, यानी हिल गए थोड़ा भी, तो 5 रुपए जुर्माना। अब सोचो कितने देर तक बैठ सकते हैं। पहली बात तो दिमाग में ये आएगा कि हम 5 रुपए उसे क्यों दें। आया समझ में? तो अब हमें तो आराम लग रहा है इस पोजीशन में, तो इस पोजीशन में हम क्या करेंगे, बैठे रहेंगे। आया समझ में? तो बैठे रहेंगे। तो अब सोचो कितनी देर बैठ सकते हैं। अगर मेरी कैपेसिटी आधे घंटे बैठने की है तो दिमाग में चलेगा 5 रुपए। ठीक है, कि सोचेंगे कि 5 रुपए हम क्यों दे। पहली बात दिमाग में आएगी कि हम 5 रुपए उसे
क्यों दे? तो इसलिए हम क्या करेंगे, आधे घंटे की जगह 1 घंटे ऐसे बैठे रह जाएंगे, ठीक है। 1 घंटे बैठे रहेंगे, उसके बाद क्या होगा, पेन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेन डेवलप हो जाएगी ना बॉडी के अंदर, तो पेन होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही पेन होगा तो फिर क्या करोगे, 5 रुपए निकालोगे और उसको तुम क्या करोगे, दे दोगे। आया समझ में? क्या 5 रुपए हम क्या करेंगे, निकालेंगे पॉकेट से और उसको हम क्या करेंगे, दे देंगे, और उस हम स्ट्रेन को क्या कर लेंगे, मिनिमाइज कर लेंगे। आया समझ में? क्या ये पहला केस। दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस वही है, ठीक है। दूसरा केस ध्यान देना आप। सेकंड केस लेते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस में हमने क्या लिया, टेबल और चेयर लगाया हमने। केस 1 था हमारा, क्या केस 1 था कि 5 रुपए हमने जुर्माना भर दिया। सेकंड केस में टेबल और चेयर लगाया और सबसे कंफर्ट जोन जो लग रहा था, हम उस कंफर्ट जोन में आराम से दोनों खंबे लगाकर बैठ गए। सोचो, ठीक है। अब वही दोस्त आया और बोला, इस बार अगर तुमने हिला तो मैं परमानेंट हिला दूंगा। मतलब समझ रहे हो इसका मतलब क्या है, यानी सीधे ऊपर हिलना अब, ठीक है। केस 2 है, ध्यान देना बेटा। अब क्या दिमाग में आएगा, दिमाग में यही चलेगा कि सर कि जो भी हो, जितना हमें बॉडी के अंदर स्ट्रेन लगना है लग जाए, हम तो यहां से हिलने वाले नहीं है, क्योंकि अगर हमने हिला तो परमानेंटली हिल जाएंगे। आया समझ में? क्या तो अब केस 2 में क्या हो सकता, हम नहीं हिल सकते। तो ये बात अब ध्यान देना। आया समझ में? क्या यहां पर कि अब यहां पर यह समझ में आया कि सर केस 1 था, यहां एनर्जी कम थी। ध्यान देना, यहां एनर्जी क्या थी, रोटेट करने के लिए कंपाउंड को बहुत ही कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इसको हमने बहुत कम एनर्जी से ये क्या कर गया, रोटेट कर गया। और इसको रोटेट करने के लिए बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, और एनर्जी जब बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा, यह एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो ये आसानी से रोटेट नहीं हो पाएगा। आ गया होगा समझ में कि सर इसको रोटेट करना आसान है क्योंकि इसको कम एनर्जी चाहिए, और इसको रोटेट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए ये आसानी से रोटेट नहीं होगा। ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया, लेकिन एक बात सर आप बताओ, दिमाग में चलते रहता है आइडिया कि सर एक बात आप बताओ, इसको मान लिया कि कम एनर्जी चाहिए, इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी आएगा कहां से, वो एनर्जी कहां से लाओगे? इस कंपाउंड को तो बेटा, इस कंपाउंड को तो मैं एनर्जी देकर रोटेट कर रहा हूं। क्या नेचर में सारे कंपाउंड को दीपक सर पकड़ के थोड़े रोटेट कर रहे हैं? नेचर में तो ऑटोमेटिक रोटेट होता है, तो आखिर वो कैसे रोटेट करता है? फिर कैसे रोटेट करता है? उसको एनर्जी कहां से आती है? कम ही एनर्जी तो चाहिए, लेकिन वो एनर्जी कहां से आती है? तो चलो बेटा, एक हम लोग देखो, एक हम लोग पढ़े हैं गैसियस स्टेट में, एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। ध्यान देना, गैसियस स्टेट अगर आप पढ़ चुके होंगे, पहले भी पढ़े होंगे, तो एक फॉर्मूला होता है VRMS इक्वल टू क्या, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोलते हैं ना, ये क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। VRMS इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 3RT अपॉन m, यही ना होता है। हाँ, गैसियस स्टेट में हम लोग पढ़े हैं ये फॉर्मूले को, तो वहां पढ़े हैं कि VRMS इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 3RT अपॉन m। अब सोचो तो यहां 3 कांस्टेंट है, R गैस का कांस्टेंट है, और m इस कंपाउंड का मास तो फिक्स होगा, इसके मास को हम थोड़े चेंज कर सकते हैं, तो ये भी कांस्टेंट है। अब चेंज कौन सा करेगा, टेम्परेचर। अरे यार है समझ में क्या? अब सोचो, टेम्परेचर ही तो कम ज्यादा करना है हमें, यानी रूम टेम्परेचर, कोई ना कोई टेम्परेचर तो होता ही है, 25 या 27 यूज करते हैं ना रूम टेम्परेचर के लिए, तो रूम टेम्परेचर कोई ना कोई एक टेम्परेचर होता है।
और इस टेम्परेचर पे, ये तो कांस्टेंट हो गई, तो इसका मतलब दैट इज बोल सकते हैं कि Vrms जो होगा वो क्या होगा, वो किस पे, ये इनवर्स, ये लेते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए, ये सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या टेम्परेचर का। आप पढ़े होंगे ना, हमने कांस्टेंट के नहीं लगाया बेटा, हाँ यहाँ पर हमने कांस्टेंट वगैरह नहीं जोड़ा, डायरेक्ट हम निकाल लिए। तो Vrms जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उस कंपाउंड की क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी। आया समझ में। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट है तो इनकी वैल्यू तो एक फिक्स होगी, टेम्परेचर ही एक चेंज करेगा। तो अगर रूम टेम्परेचर कोई ना कोई होगा टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर पे कंपाउंड के पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। अरे आया समझ में। तो रूम टेम्परेचर कोई ना कोई टेम्परेचर होगा और उस टेम्परेचर पे कंपाउंड के पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। अगर किसी कंपाउंड के पास वेलोसिटी होगी तो हम पढ़े हैं कि एक फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़े हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, पढ़े हैं क्या। अगर किसी भी कंपाउंड के पास अगर वेलोसिटी है तो उस कंपाउंड के पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी और उस काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेगा। उस काइनेटिक एनर्जी को गेन करके ये कंपाउंड क्या कर लेगा, रोटेट करना शुरू कर लेगा। आ गया समझ में, सिंपल। हम पॉइंट पे आते हैं कि अगर कोई कंपाउंड है बेटा, रूम टेम्परेचर पे ये रोटेट होते रहते हैं। रोटेट होने का कारण क्या है, तो रोटेट होने का कारण ये है कि सर इनकी क्या होती है, रोटेशनल एनर्जी बैरियर, जो रोटेट करने में जो एनर्जी लगता है वो बहुत ही कम, यानी -12.5 किलो जूल पर एनर्जी रिलीज होती है। मतलब ये 12.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी की रिक्वायर्ड पड़ती है, बस इतना समझो। 12.5 किलो जूल पर मोल बहुत ही कम एनर्जी होती है, बहुत ही कम होती है। तो उतना इसको मिल जाए तो ये रोटेट करना शुरू कर देता है। तो रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी अवेलेबल होती है कि ये कंपाउंड रोटेट करके इसमें कन्वर्ट हो जाए। लेकिन रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी नहीं होती है कि इस बॉन्ड को तोड़ ले, क्योंकि जब तक ये बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक कंपाउंड रोटेट नहीं कर सकता। तो इस बात को ध्यान रखना है कि रूम टेम्परेचर पे इस कंपाउंड के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये कंपाउंड क्या कर ले, ये रोटेट करके क्या हो जाए, इसमें कन्वर्ट हो जाए। तो इसको हम रोटेट करके नहीं बना सकते, जबकि इसको रोटेट करके हम बना सकते हैं। तो अब एक बात ध्यान रखना बेटा कि अगर हम इसको रोटेट करके बना सकते हैं तो ये एक कंपाउंड के दो अलग अलग फॉर्म है, जबकि ये दोनों दो अलग अलग कंपाउंड से नहीं आया। फिर से मैं समझाता हूं इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। ये दो अलग अलग कंपाउंड से बेटा, आया समझ में। नेचर में ये अलग एग्जिस्ट करता है, नेचर में ये अलग एग्जिस्ट करता है। हम इसको रोटेट करके नहीं बना सकते। इनको बनाना हो तो ये नेचर में अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, हम इनको नहीं बना सकते। आया समझ में। जबकि इस कंपाउंड से इसको हम बना सकते हैं। कैसे? आसानी से रोटेट करके, इस कंपाउंड को रोटेट करके इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और आसानी से रोटेट करके बना सकते हैं। इसका मतलब ये एक ही कंपाउंड का दो फॉर्म है, दो अलग अलग कंपाउंड नहीं है, एक कंपाउंड का दो फॉर्म है। जैसे मैं सपोज ऐसे मानो कि आज मैं ये शर्ट पहनकर आया और कल मैं टी शर्ट पहनकर आ जाऊंगा, तो दीपक सर के दो फॉर्म हो गए, एक शर्ट वाला और एक टी शर्ट वाला। ऐसे थोड़े कह सकते हैं कि दो अलग अलग दीपक सर हो गए, नहीं बोल सकते ना। दीपक सर के दो फॉर्म है, एक शर्ट वाला और एक टी शर्ट वाला, ऐसे बोल सकते हैं हम इस चीज को। तो वही है बेटा, इस कंपाउंड के दो फॉर्म है, जबकि ये दो अलग अलग कंपाउंड से। आया समझ में। नेचर में ये दो अलग अलग कंपाउंड से बेटा।
तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब सुनो, अब किताब कहता है, अच्छी किताबें लिखती है कि ये पॉइंट जो बोलने जा रहा हूं नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं बेटा। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर नॉट ए ट्रू आइसोमर्स, ये ट्रू आइसोमर्स नहीं होते हैं। इसीलिए तो याद करो कि जब हम पढ़ते थे कि टोटल नंबर ऑफ किसी कंपाउंड के आइसोमर्स निकालते हैं कि बताओ इस कंपाउंड के टोटल नंबर ऑफ कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो कितने आइसोमर्स बनेंगे, तो हम लोग क्या काउंट करते थे, हम लोग काउंट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, फिर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। क्या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स काउंट करते हैं? नहीं, क्योंकि ये ट्रू आइसोमर्स नहीं होते, इनके बहुत सारे हम स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, इसीलिए इनको हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनको एक फिर पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी बेटा? इनकी एनर्जी और इनकी एनर्जी में बहुत कम का डिफरेंस होता है, लेकिन होता है ना, तो रिएक्शन में इनका यूज करने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ जाती है, इसलिए इनको हम थोड़ा सीख लेते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम सीखते हैं, इनको हम काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना है इस चीज को। तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या क्या मैंने पॉइंट बताया? पहला पॉइंट बताया, सिंगल बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन फ्री होता है सर, और ये आसानी से क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे रोटेट कर जाएगा, जबकि डबल बॉन्ड को हम रोटेट आसानी से नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे नहीं एग्जिस्ट करेगा। ये एक कंपाउंड के दो फॉर्म होते हैं, जबकि ये दो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ट्रू आइसोमर्स नहीं होते हैं। बहुत सारी अच्छी किताबें इस बारे में लिखती है बेटा। अब चलो, अब एक हेडिंग लगाना है हमें, ये मेन पॉइंट हेडिंग लगाना है बेटा, कॉज बिहाइंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कॉज बिहाइंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होने के पीछे क्या कारण है, ये हेडिंग लगाना है हमें। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आखिर क्या है। अब ये समझ में आ गया, किस इसको रोटेट करके कितने बना सकते हैं हम स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर कितने बना सकते हैं, इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। कैसे? अभी देख लो, ये दोनों आमने सामने हैं, तो घुमा के, सर रोटेशन तो 360 ही होता है, तो आप इनफाइनाइट स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो बेटा? एंगल याद करो, एंगल क्या होता है, 35.5, 35.55, 35.57, अरे ये सब भी तो एंगल होता है ना। तो अब कितने एंगल्स हो जाएंगे, इनफाइनाइट एंगल्स हो जाएंगे, तो हम इनको इनफाइनाइट रोटेशन से बना सकते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन फ्री होता है, जिसके कारण हम इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, लेकिन हम बनाते नहीं है बेटा, बनाते वही है जो या तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो या बहुत कम स्टेबल हो, वही स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं। और काउंट करने को देगा ना, तो यही हम काउंट भी करेंगे, लेकिन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बस यही पूछा जाता है कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के द्वारा कितने बनाए जा सकते हैं, तो इनफाइनाइट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब चलो, अब हम हेडिंग लगाएंगे, कॉज बिहाइंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होने का क्या कारण है, तो रीजन लिखेंगे। रीजन क्या है, टू मिनिमाइज द स्टैटिक स्ट्रेन। जैसे ही अगर ये रेस्ट में चला जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा, जिसको हम स्टैटिक स्ट्रेन बोलते हैं। उस स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए रोटेट करता है। कारण क्या है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होने का, तो सर स्टैटिक स्ट्रेन को मिनिमाइज करना है। आया समझ में? कारण क्या है, तो स्टैटिक स्ट्रेन को हमें मिनिमाइज करना है, इसीलिए ये क्या होता है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इसमें होता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे देख लो, यहां आगे देख लो बेटा, देखो ये, अब देख लो जो हमने बताया आपको कि सिंगल बॉन्ड रोटेट करता है जबकि मल्टीपल बॉन्ड नहीं रोटेट करता, उसी के बारे में हमने यहां पर लिख दिया। देख लो, रोटेशन अक्रॉस ए कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फ्रीली पॉसिबल since a small amount of energy is required to rotate and that much amount of energy is available to the molecule at room temperature। इतनी कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है कि वो एनर्जी रूम टेम्परेचर पे मॉलिक्यूल को मिल जाती है। बट रोटेशन
across a carbon-carbon multiple bond is restricted since large अलग है, since अलग है, since large amount of energy is required to rotate and that is not available at room temperature. ये रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। आ गया समझ में? तो ये चीजें हम समझ गए कि कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्यों होता है, क्यों होता है? स्टैटिक स्ट्रेन को मिनिमाइज करने के लिए, ध्यान रहेगा। अब चलो दो वर्ड को सीखना है बेटा। एक वर्ड सीखना है हमें, बॉन्ड एंगल क्या होता है और एक टॉर्सनल एंगल क्या होते हैं। ठीक है, दो एंगल को समझते हैं। बॉन्ड एंगल क्या होता है, देखो यहां लिखे हैं, एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स अटैच एट द सेम एटम। देखो बच्चों से पूछा जाता है, बहुत सारे बच्चों से मैं पूछता हूं, बताओ बेटा बॉन्ड एंगल क्या होता है, तो बच्चे बोलते हैं द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स आर नोन एज बॉन्ड एंगल। ये गलत डेफिनेशन है। द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स आर नोन एज बॉन्ड एंगल, नहीं, ये गलत डेफिनेशन है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दो बॉन्ड के बीच के बॉन्ड एंगल बोलते हैं। देखो ध्यान देना, जो तुम बोल रहे हो उसको ध्यान से सीखेंगे बेटा। यहाँ जो तुम बोलते हो अब सीखना है कि क्या गलत बोलते हैं हम। देखो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, इन दोनों के बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंगल। बिल्कुल बोलेंगे सर, ठीक है। दो बॉन्ड के बीच के एंगल को बॉन्ड एंगल तभी बोलेंगे, दो बॉन्ड के बीच के एंगल को बॉन्ड एंगल तभी बोलेंगे जब दोनों बॉन्ड्स एक ही एटम से अटैच हो। जब दोनों बॉन्ड्स क्या हो? एक ही एटम से अटैच हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंगल। आया समझ में? अब जैसे तुमसे पूछा जाए, एक बॉन्ड ये हो गया और एक बॉन्ड ये हो गया, इन दोनों के बीच भी तो कोई ना कोई एंगल बनेगा। तो अगर इन दोनों के बीच कोई ना कोई एंगल बनेगा तो क्या हम उसको बॉन्ड एंगल बोलेंगे? क्या नहीं बोलेंगे। आया समझ में? तो बॉन्ड एंगल तभी बोलते हैं जब दोनों बॉन्ड एक ही एटम से अटैच हो। और टॉर्सनल एंगल कब बोलेंगे? अब देखो दूसरा नाम है टॉर्सनल एंगल बेटा। टॉर्सनल एंगल तब बोलते हैं जब देखो एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, इन दोनों के बीच कोई ना कोई एंगल बन रहा है, तो उस एंगल को हम टॉर्सनल एंगल बोलेंगे। कैसे? तो द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स अटैच्ड एट द एडजेसेंट एटम, अटैच्ड एट द एडजेसेंट एटम। अगर अगल बगल वाले एटम से दो बॉन्ड लगे हुए हैं, अगर अगल बगल वाले एटम से ये दो बॉन्ड अगर लगे हुए हैं, तो उनके बीच जो एंगल बनेगा उसको हम टॉर्सनल एंगल बोलते हैं या डाइहेड्रल एंगल भी बोलते हैं। टॉर्सनल एंगल का दूसरा नाम बेटा डाइहेड्रल एंगल भी होता है, ध्यान रहेगा। तो उसको हम टॉर्सनल एंगल या डाइहेड्रल एंगल भी बोलते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब सर कौन सा एंगल होगा वो एक बार बताओ। चलो मैं इस पर एक बार कोशिश करूंगा, फिर एक बार 3D में समझाने की कोशिश करूंगा। सोचो, देखो ये 3D में है बेटा, दो प्लेन के बीच का एंगल है। ये देखो, ये एक प्लेन हो गया जिस पर कि ये हमारा बॉन्ड्स लगा हुआ है, और एक प्लेन ये हो गया जिस पर कि ये बॉन्ड्स है। ये बॉन्ड इस प्लेन में है, ये बॉन्ड इस प्लेन में है। उन दो प्लेन के बीच यहां देखो एक एंगल बन रहा है क्या? इसी को बोलते हैं टॉर्सनल एंगल। यही होगा बेटा टॉर्सनल एंगल। ये एक प्लेन हो गया हमारा और एक प्लेन ये हो गया। इन दोनों के बीच ये हमारा यहां जो हाथ ज्वाइंट कर रहा है वहां एक एंगल बन रहा है, और इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? टॉर्सनल एंगल या डाइहेड्रल एंगल। अब एक बार थोड़ा सा मैं डायग्राम से बनाने की कोशिश करता हूं, देख लो। डायग्राम से एक बार बताने की कोशिश करता हूं, देख लो बेटा कौन सा। ये है हमारा, इन दोनों के बीच देखो ये दूसरे प्लेन में है और ये वाला बॉन्ड दूसरे प्लेन में है, और इस प्लेन के बीच एक एंगल बन रहा है, और इसी को तो हम बोलते हैं क्या? टॉर्सनल एंगल या डाइहेड्रल एंगल। टॉर्सनल एंगल बोलते हैं या डाइहेड्रल एंगल। नहीं आ रहा है? एक बार और 3D में अब ट्राई करते हैं, देख लो। एक बार 3D में मैं बताने की कोशिश करता हूं, देख लो यहां पर बेटा, यहां ध्यान देना। चलो देख लो कैसे। देखो इस ये दोनों प्लेन में है, ये दोनों प्लेन में है ना। अब देख लो यहां बेटा, यहां देख लो, यहां पर देखो
ये वाला जो बॉन्ड्स देख रहे हो वो किसी और प्लेन में है, और ये वाला बॉन्ड्स जो देख रहे हो वो किसी और प्लेन में है ना। ये बॉन्ड्स और ये बॉन्ड दोनों क्या है, अलग अलग प्लेन में, और उन दोनों प्लेन के बीच जो एंगल बनेगा बेटा, इन दोनों प्लेन के बीच, ये प्लेन अलग है और ये प्लेन अलग है, इसी के बीच जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टॉर्सनल एंगल। एक बार समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। इनको हम क्या बोलेंगे, टॉर्सनल एंगल। ये 3D में थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है। ये दोनों बॉन्ड्स हैं, ये अलग, ये कहाँ है, ये अलग है, किसमें है, ये 3D में है बेटा, तो ये अलग है और ये कहाँ है, अलग है, और इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, टॉर्सनल एंगल। यहां पर समझ में आ रहा होगा, यानी दो प्लेन के बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे, टॉर्सनल एंगल। यही होता है टॉर्सनल एंगल या डाइहेड्रल एंगल। इस चीज को ध्यान रखना है। उम्मीद करते हैं आ गया होगा समझ में। आ गया क्या? तो अब शुरू करने जा रहे हैं बेटा, इतना समझ में आ गया आपको, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। शुरू करने जा रहे हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बारे में। प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, प्रोजेक्ट करना, दिखाना। प्रोजेक्ट करना मतलब दिखाना। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, इट इज ए यूनिक मेथड टू प्रोजेक्ट अ 3 डायमेंशनल कंपाउंड ऑन 2 डायमेंशनल प्लेन। किसी 3D को अगर प्लेन या पेपर पे हम दिखा पाए तो उसको हम बोलते हैं क्या, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अगर ये 3D कंपाउंड है, देख लो ये कंपाउंड हमारा 3D है, इसको हम बोर्ड पे नहीं रख सकते। देखो बोर्ड पे अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन बाहर आ जाएगा। सर ऐसे रखो, नहीं रख पाएंगे, ऐसे रखो, नहीं रख पाएंगे। तो ये जो कंपाउंड दिख रहा है बेटा, इस कंपाउंड को अगर हमें क्या करना है, इस कंपाउंड को हमें प्रोजेक्ट करना है। किस पर, इस बोर्ड पे, ठीक है ना। ये ब्लैक बोर्ड जो देख रहा है इस पर हमें प्रोजेक्ट करना है इस कंपाउंड को। तो अगर जो प्रोजेक्ट करने का तरीका होगा उसी को हम बोलते हैं क्या, प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और कितने सारे प्रोजेक्शन फॉर्मूला पढ़ने हैं, तो हमें ये करीब 5 प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बारे में सीखना है। पहला सीखेंगे हम न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, दूसरा सीखेंगे सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तीसरा फिशरमैन, चौथा हावर्थ और पांचवा वेस्डेस फॉर्मूला। ये जितने देख रहे हो ना, ये सारे साइंटिस्ट के नाम है। न्यूमैन, ऐसा लग रहा है कोई नया आदमी हो, नहीं ऐसा बात नहीं है, उस साइंटिस्ट के नाम है। सोहर्स नाम लग रहा है घोड़े को देखा ऐसा, फिशरमैन मैन मछुआरा ऐसा लग रहा है, हावर्थ पता नहीं हावड़ा स्टेशन। बेटा नाम इनके जितने अजीब है ना, काम उतने ही इनके यूनिक भी है। तो ये जो नाम पे हमें नहीं जाना है, ये साइंटिस्ट का नाम है। ये लास्ट वाला जो देख रहे हो ना, ये प्रोजेक्ट करने के तरीके का नाम है, और ये सब साइंटिस्ट के नाम है, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान देना, मैं तुमको क्या करूंगा, अभी कन्फर्मेशनल में ये दोनों पढ़ेंगे, टोटल ऑर्गेनिक में इतने ही प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं ये कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में न्यूमैन और सोहर्स के बारे में बताऊंगा बेटा, और फिशरमैन के बारे में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ये कहाँ सीखेंगे, इसको मैं पढ़ाऊंगा ऑप्टिकल, इसी आइसोमेरिज्म में बेटा, और इसको हम सिखाएंगे कहाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जब पढ़ाएंगे तो इसको मैं बताऊंगा। और ये जो हावर्थ प्रोजेक्शन आप देख रहे हो बेटा, इसको जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगा, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी लास्ट होने वाली होगी, तो वहां पर मैं इसके बारे में सिखाऊंगा। आपको आता भी होगा हावर्थ प्रोजेक्शन, आप बायोमोलिक्यूल्स अगर पढ़ लिए हैं तो, ठीक है, तो उसमें आता भी होगा आपको, तो वहां पर मैं सिखाऊंगा। तो अभी हम न्यूमैन और सोहर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम, कौन सा, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। सुनो, अब न्यूमैन ने क्या कहा, न्यूमैन ने कहा कि अगर कोई 3D कंपाउंड है तो हम उसको 2D में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे 2D में, किसी भी 3D कंपाउंड्स को 2D में कैसे बदलना है, तो देखो उन्होंने बताया कि ये जो कंपाउंड है ना, इसको तुम सामने से देखो, ये कंपाउंड दिख रहा है, ये 3D है बेटा, इसको हम बोर्ड पे नहीं रख सकते। बोर्ड पे रख पाएंगे क्या, नहीं रख पाएंगे, रखेंगे तो ये बाहर होगा, नहीं रख सकते। तो ये एक 3D कंपाउंड है, और न्यूमैन ने इसको बताया कि इसको बोर्ड पे हम कैसे रखें।
तो कैसे बताया सर? न्यूमैन ने कहा ये जो कंपाउंड देख रहे हो ना, इसको ऐसे मत देखो, इसको सामने से देखो, यहां से आंख हमारा यहां होना चाहिए। आया समझ में? जैसे ही देखोगे ना तो रेड बॉल को ढक लेगा। एक बार यहां नहीं समझ में आ रहा है, मैं एक बार आपको बताने की कोशिश करता हूं कि देखो जब सामने से देखेंगे ना तो देखो कैसा दिखेगा। एक बार कोशिश करते हैं बेटा। देखो इसमें, देखो ये रोटेट कर रहा है ना पीछे, देख रहे हो, ढक ले रहा है क्या ये? तो अगर क्या होगा, हम रोटेशन में भी आगे ध्यान रखना कि आगे वाले को जब भी रोटेट करना होगा ना तो हम इस कंपाउंड्स में क्या करेंगे, पीछे वाले को ही रोटेट करते चले जाएंगे, आगे वाले को फिक्स रखेंगे। बेटा रोटेशन दोनों का होता है, आप जानते हैं, आगे वाला भी रोटेट करेगा, पीछे वाला भी, लेकिन एक को ऑब्जर्वर मान लेना है। तो सर हम पीछे वाले को मान ले या आगे वाले को? बेटा आप किसी को मान सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह है कि आप आगे वाले को ऑब्जर्वर मान ले, ताकि वो क्या हो, वो स्थिर हो सके। इसको फिक्स मानना है आगे वाले को, और पीछे वाले को रोटेट करते रहना है, ठीक है ना? पीछे वाले को रोटेट करना है हमें। क्यों? न्यूमैन बनाने में गलतियां ना हो इसके लिए मैं बता रहा हूं। रोटेट किसी को भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ना हो, आदत पड़ी रहेगी कि ताकि गलतियां ना हो हमसे, इसीलिए हम पीछे वाले को रोटेट करेंगे हमेशा। तो देख लो यहां, तो ये क्या हो रहा है हमारा कि जो आगे वाला कंपाउंड है वो फिक्स है, और पीछे वाला कंपाउंड क्या कर रहा है, एक दूसरे को ढक ले रहा है ना। तो ये कंपाउंड क्या कर पा रहा है, इस पीछे वाले को ढक ले रहा है। तो यहां ध्यान देना कि यही कंपाउंड है बेटा, आगे वाले इसको ढक लेगा, और ब्लू वाला बॉल ब्लू वाले को ढक लेगा, और व्हाइट वाला बॉल व्हाइट वाले को ढक लेगा। आया समझ में? तो हमारे पास दिखेगा क्या, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दिखेगा आगे वाले कार्बन। तो ध्यान देना, अगर इस कंपाउंड का न्यूमैन बनाना है बेटा, इस कंपाउंड का अगर हमें न्यूमैन बनाना है, इस वाले कंपाउंड का, तो देखो न्यूमैन ने क्या कहा कि सबसे पहले क्या करो, एक सर्कल ड्रॉ करो। न्यूमैन ने कहा कि अगर आपको न्यूमैन स्ट्रक्चर इसका बनाना है तो कंपाउंड ये दिया हुआ है, तो इसको सामने से देखो, यहां से ऐसे करके देखना है, यहां से, ठीक है ना? देखोगे जब तो तुमको क्या होगा, रेड वाला बॉल रेड को ढक लेगा, ब्लू वाला बॉल ब्लू को ढक लेगा, यहां समझ में आ रहा होगा, ढक ले रहा है ये, ठीक है? और व्हाइट वाला बॉल किसको ढक लेगा, व्हाइट को ढक लेगा। तो हमें दिखेगा क्या, सिर्फ आगे वाला। तो न्यूमैन ने कहा कि क्या करो, सबसे पहले एक सर्कल बनाओ, ठीक है? सर्कल बनाओ, सबसे पहले क्या करो, एक सर्कल बनाओ। और जैसे ही तुम सर्कल बनाओगे तो सर्कल का एक क्या होगा, ये सेंटर होगा। ये क्या है, सरकमफ्रेंस, परिधि जिसको बोलते थे, सरकमफ्रेंस है, और ये क्या है, सेंटर है। सर्कल का क्या है, सेंटर। अब बताओ, जैसे ही सर्कल का सेंटर बना लिया, आगे वाले को सर्कल के सेंटर से डिनोट करेंगे, और पीछे वाले को किससे, सरकमफ्रेंस से डिनोट करते हैं, परिधि से डिनोट करेंगे बेटा। अब देखो आगे वाले पर उल्टा वाई बन रहा है, और दिखेगा ना, तो आगे वाले को किससे डिनोट किया हमने, सेंटर से। तो सेंटर से उल्टा वाई बनाओ, बना दी क्या? तो सेंटर से हमने क्या किया, उल्टा वाई बना लिया, बना दिया। अब देख लो, उल्टा वाई जैसे ही आपने बना दिया, अब कलर भी बता दो। तो चलो यहां बता दो, सबसे पहले ऊपर में कौन सा कलर है, रेड, तो यहां हमने रेड लगा दिया, है क्या? राइट में आगे वाले पर क्या लगा हुआ है, राइट में व्हाइट है, तो चलो हम व्हाइट लगा देते हैं राइट में। लेफ्ट में बेटा अपना राइट देखना, इधर से राइट है ना, हाँ, और ये कौन सा है, लेफ्ट, ठीक है? तो राइट में व्हाइट है और लेफ्ट में कौन सा है, ब्लू वाला। तो चलो हम लेफ्ट में ब्लू बॉल को लगा देते हैं। तो ये हम क्या किया, लेफ्ट में क्या है, ब्लू है। हो गया क्या? आगे वाले को हमने क्या किया, बना लिया। अब बनाने जा रहे हैं किसको हम, अब किसको बनाने जा रहे हैं, पीछे वाले को। अब सोचो, ये ढक ले रहा है ना, ढक ले रहा है ना, तो अब हमें 3D में बनाना है बेटा। तो जैसे ही ये ढक लेगा तो पता नहीं ना चलेगा कि पीछे में क्या लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि जस्ट पास में और छोटा लाइन से इंडिकेट कर देते हैं, जस्ट थोड़ा सा पास में दिखाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये इसको ढक रखा है, और छोटा लाइन से क्यों, क्योंकि ये दूर है। आया समझ में? तो छोटे लाइन से हम दिखाते हैं। तो यहां पर भी क्या होगा, छोटा लाइन, और यहां पर भी पास में क्या कर दो, छोटा लाइन ड्रॉ कर दिया क्या? अब बताओ, रेड को कौन ढक रहा है, रेड, ब्लू को ब्लू, और व्हाइट को
वाइड, तो पीछे वाले को ध्यान देना, पीछे वाले को किससे डिनोट करते हैं? सरकमफ्रेंस से। तो बेटा पीछे वाले को सरकमफ्रेंस से ही खींचना है, ठीक है ना। आगे वाले को सेंटर से डिनोट किया तो आगे वाले को हमने सेंटर से खींचा, पीछे वाले को सरकमफ्रेंस से डिनोट किया तो पीछे वाले को सरकमफ्रेंस से खींचा। अब देख लो यहां पर, अगर हम बात करें रेड को कौन ढक रहा है? रेड। अगर हम बात करें व्हाइट को कौन ढक रहा है? व्हाइट। और अगर हम बात करें ब्लू को कौन ढक रहा है? ब्लू ढक रहा है सर। हो गया क्या? और ये जो फॉर्म बना बेटा, इस फॉर्म को हम बोलते हैं इक्लिप्स्ड। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? इक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं। आया समझ में? हाँ, सेम ग्रुप को जब ढकेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? इक्लिप्स्ड। हो गया क्या? बनाने आ जाएगा? हाँ बिल्कुल सर आ जाएगा। अब आगे देख लो, अगर सर बोला जाए, न्यूमैन से पूछा गया, अच्छा न्यूमैन भाई साहब ये बता दो आप कि अगर ऐसा डायग्राम दिया हो तो आप, ये भी तो 3D है, इसका कैसे बनाओगे? ये कंपाउंड भी तो 3D है ना, तो आप इसका कैसे बनाओगे 3D में? इस कंपाउंड का 3D कैसे बनाओगे? तो न्यूमैन बोला आसान है, क्या करना है? इस कंपाउंड का 3D बनाना है तो बना लेंगे, इसमें क्या करना है? तो चलो देखते हैं कैसे न्यूमैन ने बनाया। न्यूमैन ने कहा हमारे पास एक ही काम है, क्या? सबसे पहले बनाओ सर्कल। सर्कल बना लो। चलो बनाते हैं। उसने क्या किया? एक सर्कल बनाया। सर्कल जैसे ही बनाओगे सेंटर होगा ही होगा। और आगे वाले पर क्या दिख रहा है? उल्टा वाई। आगे वाले पर उल्टा वाई दिख रहा है, तो आगे वाले पर उल्टा वाई बना लो। सेंटर से बनेगा ना? हाँ, उल्टा वाई बनाएंगे, क्योंकि आगे वाले को सेंटर से और पीछे वाले को सरकमफ्रेंस से डिनोट करते हैं। उल्टा वाई बना लिया। हाँ, अब क्या लगा हुआ है? आगे वाले पर लगा दो। सर रेड लगा हुआ है, ऊपर में रेड लगा दो। अब तुम बता दो, हाँ राइट में देखो, इधर से राइट में क्या लगा हुआ है? व्हाइट। तो राइट में व्हाइट होगा, तो राइट में तुम व्हाइट लगा दो। लेफ्ट में क्या लगा हुआ है? ब्लू। तो लेफ्ट में ब्लू लगा दो। लगा दिया क्या? अब पीछे वाले को किससे डिनोट करते हैं? पीछे वाले को सर्कल के सरकमफ्रेंस से। और सरकमफ्रेंस से क्या दिखाते हैं? छोटी लाइन। यही ना दिखाते हैं? तो चलो हम छोटा लाइन ड्रॉ कर लिया, यहां हमने कर लिया। तो सरकमफ्रेंस से दिखाया और छोटा लाइन से दिखा दिया। अब पीछे वाले में देखो, इधर से ध्यान देना, ये राइट में क्या लगा हुआ है? ब्लू। और सॉरी ध्यान देना बेटा, यहां पीछे वाले को ध्यान देना है। देख लो, पीछे वाले पर ना, आगे वाले पर उल्टा वाई है, पीछे वाले पर उल्टा नहीं, पीछे वाले पर सुल्टा वाई। सुल्टा मतलब सीधा। सीधा वाई है बेटा। तो यहां सरकमफ्रेंस पर हमें क्या करना पड़ेगा? सीधा वाई बनाना पड़ेगा। तो सीधा वाई तो बीच से, सर बीच से ही तो पार कर रहा है, सीधा वाई बीच से ही बनेगा बेटा। तो सीधा वाई बना दो। बना दिया क्या? अब देख लो राइट में कौन सा? इधर से देखो, इधर राइट है, ये वाला राइट है बेटा। उधर से देखोगे तो ये राइट है, राइट में कौन सा है? सर ब्लू बॉल। तो राइट में ब्लू लगा दो। रेड कहां है? सर नीचे रेड है, तो रेड नीचे लगा दो। और इस साइड में कौन सा है? व्हाइट। तो व्हाइट लगा दो लेफ्ट साइड। हो गया क्या? तो इस कंपाउंड का न्यूमैन ने बना लिया। आया समझ में क्या न्यूमैन कैसे बनाएंगे? तो दोनों जो स्ट्रक्चर हमने बताया वो न्यूमैन, ये 3D था। क्या आप इसको देख पा रहे हैं क्या? एक बार देखने की कोशिश कीजिए। चलो देखते हैं कैसा था। यही था ना डायग्राम हमने? हाँ यही तो था। नहीं सर ऐसा था। कैसे है? ऊपर में रेड बॉल है, हाँ देख लो रेड बॉल है ना, और ब्लू किधर है? ऐसा है। अच्छा ये आगे रहेगा, रेड बॉल है, ब्लू, ये वाले का हमने न्यूमैन बनाया था। अब देखते हैं इस वाले कंपाउंड को, क्या सही है क्या? देख लो, सेंटर में हम इसको रखने जा रहे हैं। इधर कौन सा है? ब्लू बॉल। इस साइड कौन सा है? व्हाइट। ऊपर में कौन सा है? रेड बॉल। आगे वाले पर देख लो व्हाइट और ब्लू बॉल, यही है ना? तो अगर तुम इसको देख पा रहे हो बोर्ड पर, समझ पा रहे हो कि हाँ सर इसी कंपाउंड का ये न्यूमैन बनाया हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? प्रोजेक्शन फॉर्मूला।
तो इसको हम बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ध्यान रहेगा? तो चलो अब देख लो, और इस कन्फर्मेशन को बेटा हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। पहला वाला क्या था? इक्लिप्स्ड फॉर्म, और दूसरा वाला क्या है? स्टैगर्ड फॉर्म। ध्यान रहेगा? तो चलो अब देख लो, यहां पर देखो, देख लो एक बार। चलो देखो बेटा, ये वाला, ये फॉर्म देख रहे हो ना, ये इसको क्या बोलते हैं? इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड का मतलब ये किसका है? देख लो, अगर तुमसे पूछे कि इसका डायग्राम बनाओ, कैसे बनाओगे? अगर ये न्यूमैन है तो ओरिजिनल कंपाउंड कैसा होगा? तो कैसे बनाएंगे? सर आगे वाला कार्बन है सेंटर से, तो चलो हमने आगे वाला कार्बन ले लिया सेंटर से। 3H है तो 3H बना लो, 1 2 और 3। और इसी से जस्ट पीछे ही तो लगा हुआ है पीछे वाला कार्बन, जिसको हम सरकमफ्रेंस से दिखा रहे हैं। तो ये पीछे वाला कार्बन हो गया, हम इधर से देख रहे हैं ना, तो पीछे वाला कार्बन हो गया। और सरकमफ्रेंस से इसको डिनोट करेंगे, तो सरकमफ्रेंस से अब पीछे वाले पर क्या लगा हुआ है? सर उस पर भी 3H है, तो 3H लगा दो। दिख गया क्या? तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? हमारा इक्लिप्स। इसी कंपाउंड का हमने इक्लिप्स बनाया। देखो तो ये एथेन है, ये कौन सा है? एथेन है बेटा। आया समझ में? तो एथेन का ये इक्लिप्स फॉर्म है। तो इक्लिप्स किसको बोलेंगे? जब सेम ग्रुप को क्या करे? ढक रहा हो। देखो सेम ग्रुप को क्या कर रहा है? ढक रहा है। ढक रहा है ना, तो ऐसे फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? एक्लिप्स फॉर्म। सेम ग्रुप को अगर ढके तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक्लिप्स फॉर्म। और जब सेम ग्रुप के क्या हो? अपोजिट हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड। ध्यान रहेगा? स्टैगर्ड फॉर्म बोलेंगे। सेम ग्रुप के यहाँ क्या है? अपोजिट है, तो इसको हम स्टैगर्ड बोलेंगे। एक है एक्लिप्स्ड और एक है स्टैगर्ड। ध्यान रहेगा क्या? चलो अब देखो, अब ध्यान देना बेटा। अब सोहॉर्स से पूछा गया, चलो ये न्यूमैन है ना, इनका हम सोहॉर्स बना लेते हैं। ये न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, हम इसका सोहॉर्स बनाने जा रहे हैं बेटा। सोहॉर्स ने, चलो पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ था ना, इस वाले को हम सोहॉर्स बनाते हैं। देखो इसका हमने न्यूमैन बनाया था, एक बार बोर्ड यूज कर लेते हैं। चलो देखो बेटा, इस कंपाउंड पर हम एक बार न्यूमैन बनाने जा रहे हैं। ये वाला कंपाउंड था, चलो इसका देख लो न्यूमैन कैसे बनाना है। तो सामने वाले को देखो, सर सर्कल का एक सेंटर लो, सर सर्कल लो और उसका एक सेंटर बनाओ आप पहले। तो अगर इसका हम न्यूमैन बनाए तो ये सर्कल है, सर्कल के सेंटर से क्या बनाना है? उल्टा वाई सर, और मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूं। यहां पर क्या लगा हुआ है? देखो आगे वाले को देख रहे हैं, तो यहां लगा हुआ है रेड सर, यहाँ ब्लू लगा हुआ है, और यहाँ कौन सा है? व्हाइट लगा हुआ है। और सर्कल के पीछे वाला को क्या करते हैं? छोटा लाइन से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देख लो, पीछे वाले पर अगर हम बात करें तो पीछे वाले पर क्या लगा हुआ है? रेड को रेड है सर, और इधर ब्लू को ब्लू ढक रहा है, और व्हाइट को व्हाइट ढक रहा है क्या? यही ना है, पीछे वाले को दिख रहा है। अब चलो इसका था, अब ये वाला हमने लिया था, इसका न्यूमैन कैसे बनाएंगे? तो न्यूमैन इसका आसान था बनाना। क्या सर? बिल्कुल आसान था न्यूमैन बनाना। कैसे? एक सर्कल बनाओ सर, सर्कल का एक सेंटर ले लो, उससे उल्टा वाई बना दो, ऊपर में रेड है। आगे वाले तो फिक्स है ना, आगे वाले में कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आगे वाला हम रोटेट किसको किए हैं? पीछे वाले को। आ गया समझ में? पीछे वाले को रोटेट किया। अब पीछे वाले देख लो, सरकमफ्रेंस से डिनोट करते हैं पीछे वाले को, तो सरकमफ्रेंस से बना दो। और पीछे वाले पर क्या लगा हुआ है? सर नीचे में लगा हुआ है रेड बॉल, तो रेड लगा दो, और राइट में क्या है? व्हाइट बॉल, तो व्हाइट लगा दो। लेफ्ट में कौन सा है? ब्लू बॉल, तो ब्लू लगा दो। बन गया क्या? तो ये चीज हम बना सकते हैं। अब इसी का हम सोहॉर्स बनाने जा रहे हैं, इसी का हम सोहॉर्स बनाने जा रहे हैं। ये तो न्यूमैन था, हम सोहॉर्स बनाने जा रहे हैं। तो ये बेटा न्यूमैन है, ये कौन सा है? न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। और हम कौन सा बनाने जा रहे हैं? सोहॉर्स। तो देख लो सोहॉर्स बनाने जा रहे हैं। सोहॉर्स से पूछा गया कि बताइए आप भाई साहब इसे कैसे देखेंगे। अब सोहॉर्स से पूछा गया कि बताइए इसका आप कैसे बनाएंगे न्यूमैन। ये न्यूमैन का कौन सा फॉर्म है बेटा? एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड है ना, क्यों? सेम ग्रुप को ढक रहा है। और ये कौन सा फॉर्म है? स्टैगर्ड। इसको हम कौन सा फॉर्म बोलेंगे? स्टैगर्ड। ठीक है। अब
सोहर से पूछा गया कि आप बताइए इसको कैसे बनाएंगे, तो सोहर ने कहा कि न्यूमैन भाई साहब जब आप आगे से देख रहे थे फिर पीछे वाले को भूल जाओ, बहुत ज्यादा टेढ़ा है। हम क्या करेंगे, हम इसको सीधे डायरेक्ट ऐसे देख लेंगे और सारा दिख जाएगा। आपका तो पीछे वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हमारे में तो सारे दिख जाएंगे जितने भी है। तो सोहर्स ने क्या किया, इसी का न्यूमैन है ना बेटा, देख लेना, हम इसी का सोहर्स में बताने जा रहे हैं कि सोहर्स में इक्लिप्स कैसे बनाएंगे। तो सोहर्स ने कहा ऐसे कर दो, स्लाइटली तिरछा कर दो, और जैसे ही करोगे ना तो देखो आगे वाले पर आप बोल रहे हैं उल्टा वाई, तो हम भी आगे वाले पर उल्टा वाई बना देते हैं। आगे वाले पर उल्टा वाई तो हम भी आगे वाले पर उल्टा वाई बना दिए, देख लो। पीछे वाले पर आपका उल्टा वाई है तो मेरा भी पीछे वाले पर उल्टा वाई है, दिख रहा है क्या, आगे वाले पर उल्टा वाई, पीछे वाले पर। अब क्या लगा है तो कलर्स लगा देते हैं। क्या लगा हुआ है, ऊपर में रेड तो रेड रहेगा, यही है ना, ध्यान देना। इसमें दिक्कत आती है लेफ्ट राइट में बेटा, लेफ्ट और राइट देख लेना कंपाउंड का। ये कंपाउंड जब उधर से देखोगे तो ये वाला राइट होगा, ये वाला लेफ्ट है, तो यहाँ राइट ये है, लेफ्ट ये है, हम इधर से देख रहे हैं, ठीक है। तो राइट ये है, लेफ्ट ये है, तो राइट में कौन सा है, ब्लू, और लेफ्ट में कौन सा है, व्हाइट है क्या। इस वाले पर रेड के सामने रेड, राइट ये वाला है, तो राइट में कौन सा, ब्लू, और लेफ्ट में कौन सा, व्हाइट। देखो तो सेम ग्रुप को ढक रहा है, 3D में है बेटा, तो ये क्या कहलाएगा, इक्लिप्स, है ना, इक्लिप्स कहलाएगा। अब स्टैगर्ड बनाना है, इसी का स्टैगर्ड, हम स्टैगर्ड कैसे बनाए थे, पीछे वाले को रोटेट करके, यही ना किए थे, देखते हैं, पीछे वाला बनाकर देखते हैं एक बार, यही था क्या, नहीं सर ये वाला नहीं था, ये वाला था, देखो ये वाला है ना, हाँ, क्यों, इधर व्हाइट है, ब्लू और रेड, इसका हम सोहर्स बनाने जा रहे हैं। जब पूछा गया कैसे बनाएंगे आप, तो उन्होंने बोला ठीक है, क्या दिक्कत है इसका बनाना, हमें तो वही काम करना है, क्या करना है, हमें एक ही काम करना है, दिख रहा है मतलब दिख रहा है। आगे में कैसा दिख रहा है, सीधा वाई, सॉरी आगे में कैसा दिख रहा है, उल्टा वाई, ये ऐसे दिख रहे हैं ना, इधर से दिख रहे हैं, तो आगे में कैसा दिख रहा है, उल्टा वाई, इधर से देख रहे हैं हम तो उल्टा वाई आगे पर लगा दो, और पीछे वाले पर कैसा दिख रहा है, सीधा वाई, तो सीधा वाई लगा दो, लगा दिया क्या। आगे वाले में ऊपर में क्या लगा है, रेड, इधर कौन सा लगा है, ब्लू, और इधर कौन सा लगा है, व्हाइट। अब ऊपर वाले में राइट में क्या है, राइट में व्हाइट है, लेफ्ट में कौन सा है, ब्लू, और डाउन में कौन सा है, रेड, यही तो है। ये कौन सा है फॉर्म, स्टैगर्ड, बना सकते हैं ना। तो सोहर्स बहुत ही आसान है, न्यूमैन तो थोड़ा डिफिकल्ट भी है, सोहर्स बहुत ही आसान है, तो इसका हम सोहर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला इस तरीके से बनाते हैं। आ गया होगा समझ में कि अगर किसी कंपाउंड का न्यूमैन कैसे बनाएंगे और सोहर्स कैसे बनाएंगे, ठीक है। अब देख लो, एक यहां देख लो बेटा, आप देखो अगर ये दिया हुआ है, ये देखो ये न्यूमैन प्रोजेक्शन है, अगर तुमसे पूछा जाए ये किस कंपाउंड का, ये कौन सा फॉर्म है, ये बता सकते हैं क्या कौन सा फॉर्म है, देखो तो CH3 के क्या अपोजिट, अभी ये स्टैगर्ड जैसा ही है कुछ, अभी इस फॉर्म के बारे में हम नहीं बात करेंगे। देखो इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होना, अगर कंफ्यूजन लगे ना तो इसको ऐसे करके ऐसे घुमा लेना, घुमाकर सीधा हो जाएगा, देख लो भाई। तो आपको देखने आना चाहिए, ऐसे भी बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अगर देखना है तो देखो ये दो नीचे दिख रहे हैं, ऊपर ये दो ऊपर दिख रहे हैं, ये नीचे दिख रहा है, तो इस तरीके से कंपाउंड्स हम बता सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब देख लो एक बार, तो ये देख लो बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं इक्लिप्स क्या होते हैं, स्टैगर्ड। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ रहा होगा इक्लिप्स और स्टैगर्ड क्या होते हैं। तो देख लो, व्हेन वैलेंसीज एट एडजेसेंट एटम ओवरलैप ईच अदर, मतलब अगर एक दूसरे के सामने सामने अगर वैलेंसी हो तो उनको हम क्या बोलते हैं, इक्लिप्स। इस वाले फॉर्म में देख लो, ये वाला फॉर्म इक्लिप्स कहलाएगा, सामने सामने। और अगर ये वैलेंसीज क्या हो जाए, व्हेन वैलेंसीज एट एडजेसेंट एटम आर अपोजिट टू ईच अदर,
अगर एक दूसरे से क्या हो जाए, हमारा अपोजिट हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड वाला फॉर्म। ध्यान रहेगा। तो इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बारे में हम सीख लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म समझ में आया होगा। ठीक है, ये तो स्टार्टिंग था और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, आसानी से सीख जाएंगे, प्योरली लॉजिकल है ये चीजें। और पीछे अब डीपीपीज भी मिलेंगे बेटा, डीपीपीज अगले क्लास में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कन्फर्मेशनल के भी, स्ट्रक्चरल के भी, और उसको सबमिट करना है सॉल्व करके। तो बाकी हम अगले क्लास मिलते हैं। थैंक यू।